चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का मतलब खत्म ही हो गया था। वैसे तो लास्ट क्लास में देखा जाए तो एक नॉर्मल छोटा सा बचा हुआ है जो पढ़े नहीं पढ़े एक बराबर है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप? अरे इतना रिलेवेंट नहीं है, बट यस हम लोग उसको भी पढ़ लेते हैं और जो थेरी वाला कंसेप्ट था उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर वाला आप लोग बोलते हो थेरी, मैंने वैसे तो बोला था कि आप लोगों को पढ़ लेना, तो सब आप उसमें से हमने ऑलरेडी हर चैप्टर में पढ़ रखा है, बट फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको भी एक बार हम घुमा तो लेंगे अभी। ठीक है गाइस, चलिए। सो लास्ट क्लास में अगर आपको याद आ रहा होगा तो हम लोगों ने पॉइजन जहर खत्म कर दिया था। जो हमारा जहर था वो लास्ट क्लास में क्या हो गया था, खत्म हो गया था। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, वैसे देखा जाए तो मैं पर्सनली क्या बोलता हूँ पता है तुम्हारे को कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बार उसको भी पढ़ लेना नुकसान नहीं है। मतलब देखो गाइस, आपने अभी तक ये चैप्टर मेरे साथ पढ़े, आप लोग अपने फ्रेंड्स को पूछना, वो लोग ये चैप्टर का मेजोरिटी पार्ट क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये चैप्टर एकदम बेसिकली क्या ही कर देते हैं, छोड़ ही देते हैं। बट हमने ये चैप्टर का अभी तक जितना पार्ट पढ़ा, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी आपको लगा नहीं होगा कि सर इसमें से कुछ छोड़ने लायक चीज़ है, ठीक है ना। तो नॉर्मल भी उसी तरीके से है, जो प्रॉब्लम्स हमको करने हम कर लेते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में उससे रिलेटेड क्लैरिटी बन जाए और उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सो बेसिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या कहा जाता है, बोला जाता है। तो सिंस बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है ना। तो बेसिकली बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस आर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटीज कैन बी एसोसिएटेड विद डिफरेंट फाइनाइट वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल। बट अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल कैन अज्यूम इनफाइनाइट वैल्यूज विद इन अ गिवन इंटरवल एंड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इज नीडेड। तो बेसिकली ये एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्क्रीट था, ये कंटिन्यूअस है, बाकी कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है तो सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। जैसे वहां पे अगर हम देखेंगे तो वहां पे दो ही है, बाइनोमियल और पॉइजन, वो दोनों काफी यूज होते हैं, काफी पॉपुलर है क्योंकि दोनों के रीजंस अलग अलग है। बट अगर कंटिन्यूअस में देखा जाए तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा कहलाया जाता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाया जाता है। एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे डी मोइवरे इन 1733, उन्होंने डिस्कवर किया। बाद में एक लेटर फ्रेंच मैथमेटिशियन ने इनको रीडिस्कवर किया, इसीलिए इसको उनके नाम पे बेसिकली इट इज कॉल्ड एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियंस लॉ ऑफ एरर आफ्टर कार्ल फ्रेडरिक गॉस फॉर हिज मेजर कंट्रीब्यूशन, जिनका इनके अंदर क्या था, मेजर कंट्रीब्यूशन था। तो सब थ्योरी वेरी उसके बारे में अब थोड़ा सा ये समझ लो। यहाँ पे एक चीज, ये कुछ पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर पहले आप अच्छे से समझ लो, फिर हम इसका क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएंगी। तो पैरामीटर पहला क्या बोलता है, पैरामीटर्स यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, यहाँ पे पैरामीटर है म्यू, दैट इज मीन। ये जो यू शेप में दिया हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड एज म्यू, और उसके बाजू में दिया हुआ है वरायंस, ठीक है ना। वरायंस तो आपको दिख रहा है, इसीलिए इसको भी बायो पैरामीट्रिक बोला जाता है। पॉइजन जो था जहर, वो क्या था, यूनिपैरामीट्रिक था। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, बायो पैरामीट्रिक है, ठीक है ना। मतलब म्यू मीन, अब ये जो यू लिखा हुआ है ना ऐसा, ये बेसिकली म्यू बोलते हैं इसको, मीन बोलो या म्यू बोलो एक ही बात है, ठीक है ना। तो बेसिकली म्यू यहाँ पे जो ये चैप्टर में डिनोट होता है वो इस तरीके से यू के शेप में क्या होता है, डिनोट होता है। एंड वरायंस तो आपको मालूम है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। सो बेसिकली इट इज कॉल्ड एज बायो पैरामीट्रिक। परफेक्टली सिमेट्रिकल है, बेल शेप कब होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। नॉर्मल कर्व बेल शेप्ड होता है, परफेक्टली सिमेट्रिकल कर्व कहलाया जाता है। स्क्यूनेस तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मल कर्व जो है, देखिए आपने, ये आधे आधे पार्ट में क्या है, डिवाइडेड है, आधा इधर आधा इधर। तो ये आधा आधे पार्ट में क्या होता है, नॉर्मल कर्व डिवाइडेड होता है। अगेन क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, इसीलिए मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू क्या कहलाया जाता है, मोड कहलाया जाता है। इसीलिए सिमेट्रिकल एंड सिंगल पीक्ड होने की वजह से मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। सर हमको सिर्फ इतना याद रखना है, बच्चे इसकी बाल की खाल निकालते नॉर्मल की, मैंने बोला बाल की खाल निकालोगे ना तो जो पेपर में सॉल्व कर सकते हो वो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो बाल की खाल नहीं निकालना है यहाँ पे, क्योंकि एक मार्क के लिए इतनी बाल की खाल निकालना तुमको पुराएगा नहीं। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो और ऊपर से क्या होगा ना, वो एक मार्क भी हाथ से गवा दूंगे। सो बेटर है कि जितना मैं बता रहा हूं उतना समझ लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपको देखो ना तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी रहता है तो वहां पे मीन मीडियन मोड तीनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, ठीक है। नेवर टचेस अ लाइन। अगर आपको थोड़ा बहुत और भी याद आ रहा होगा तो ये सारी चीजें आपको याद है, हमने कहीं तो भी पढ़ी हुई है। देखो बड़ा Q1 प्लस Q3 अपॉन 2 मीडियन होता है। फिर ये कहीं पढ़े है क्या, QD इज इक्वल टू 2/3 ऑफ
स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन डिविएशन अबाउट मीन 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन 0.7979। अरे नालायको, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पे? याद करो, अपने दिमाग पे जोर डालो और याद करो, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? बोलो, डिस्पर्शन में। डिस्पर्शन में, स्टैंडर्ड डिविएशन में ये चीजें ऑलरेडी मैं वहां पे क्या करा चुका हूँ, आपकी कवर करा चुका हूँ, तो टेंशन की कोई खास बात नहीं है। सिर्फ इसके एक दो प्रॉब्लम मैं करा के दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कर दे रहा हूँ ये, ठीक है ना। इसका एक फॉर्मूला है, अगर उस टाइप का प्रॉब्लम आ जाता है पेपर में तो आप इजीली इसको क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो इसी वजह से मैंने नॉर्मल आपको क्या बोला कि मैं पढ़ा देता हूँ, जितना मैंने पढ़ाया उसमें से आ गया तो एक नंबर मिल जाएंगे सर, उससे बाहर आने के चांसेस नहीं है, ठीक है ना। और एक ही नंबर का आया तो आया, उसके ऊपर चांसेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कभी नहीं रहते हैं, ठीक है ना। बट अगर किसी को फिर भी नॉर्मल में थोड़ा दिक्कत लगती है या कोई बाल की खाल निकालना ही चाहता है तो मैं उसको बोलूंगा, भाई तू पहले बाइनोमियल और पॉइजन अच्छे से कर लेना, तेरे को एकदम खोद के अच्छे से बाइनोमियल और नॉर्मल और बाइनोमियल और पॉइजन समझ गया, ठीक है ना, और वो तेरा अच्छे से प्रिपेयर हो गया तो ही नॉर्मल की बाल की खाल निकालना, ठीक है ना। अगर कोई साइंस वाले बच्चे होंगे जो निकालना चाहते होंगे तो मैं उनको बोलूंगा बेटा वर्थ इट नहीं है, ठीक है ना। तो देखो, हमेशा एक बात हमेशा याद रखो, पढ़ाई करते समय, आज लास्ट लेक्चर है तो बता देता हूँ, ऑलवेज डू अ स्मार्ट स्टडी टू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है ना। आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट नॉट बिकॉज कि मैंने गधा मजूरी करा है, आई एम स्मार्ट स्टडी करा है तो ही चार्टेड अकाउंटेंट बन पाए। तो गाइस ये हमेशा अपनी बात याद रख लेना, ठीक है ना। एग्जाम के लिए 100 नंबर का पेपर आप नहीं पढ़ के जा सकते, ये हमेशा याद रखना। आप हमेशा 80 या 90 ही पढ़ के जाओगे, बट वो 80-90 जो पढ़ रहे हो ना, तो वो 80-90 के में से पूरे 80-90 हमको मिलने चाहिए। इस तरीके का हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस और प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। खैर, तो ऐसे तो हमने तो पूरा ही पढ़ा है, लेकिन फिर भी बताने के लिए, wages of a group of workers were normally distributed with a mean of 800, mean stands for mu, and standard deviation of 200, standard deviation भी दे रखा है कितना, 200. find the probability of workers getting wages below 600. आपको यहाँ पे ये बताना है, आपको प्रोबेबिलिटी उन वर्कर्स की निकालना है जिन वर्कर्स को बेसिकली 600 रुपए के नीचे क्या मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं, जिनको 600 रुपए के नीचे क्या मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं। सो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, मीन दिया गया है विच इज नथिंग बट म्यू, कितना दिया गया है, फॉर्मूला अगर कुछ बताया नहीं अभी बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो, इसलिए मेरे साथ चलो। 800, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, दैट इज सिग्मा स्क्वायर, कितना दिया हुआ है, 200, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 200, माय मिस्टेक, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, वैरिएंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 200, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, 200, ठीक है भाई साहब। और क्या बोलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेजेस बिलो 600। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कौन से वर्कर्स की जिनकी बिलो 200 है, सॉरी बिलो 600 है, कितनी है, बिलो 600। अब सर ये किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को डील करेंगे, समझ लो। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे ना एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला मैं आपको अभी यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, हमेशा एप्लीकेबल करना रहेगा। हम लिखेंगे P ऑफ X इज लेस देन 600। सर वाई P ऑफ X इज लेस देन 600, सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, सर क्वेश्चन बोल रहा है बिलो 600 है, ठीक है ना। इक्वल टू बोलता तो इक्वल टू हम यहाँ पे साइन ले लेते, पर उसने बोला है लेस देन 600, तो वॉट एवर P ऑफ X है वो कितना है, लेस देन 600। X क्या है, जिसकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ऐसे वर्कर्स जिनकी वेजेस 600 के नीचे है, तो वो क्या हो गया, X हो गया, तो लेस देन 600, ठीक है ना। अब इसी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे P ऑफ Z माइनस सॉरी लेस इज लेस देन X माइनस म्यू, ये फॉर्मूला है, X माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, X माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये Z है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो बता दूं, ये Z है, क्या है ये भाई साहब, Z। तो Z इज लेस देन X माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, X माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सर व्हाट इज मीन बाय X हियर, अरे अभी तो बताया X इज 600, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, माइनस म्यू कितना है, सर दिया हुआ है क्वेश्चन में 800, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 200, तो Z इज लेस देन ये। अब कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो कितना आता है, जस्ट अ सेकेंड, औजार अपने कहाँ रह गए भाई,
तो 600 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 200। सो मैं ऐसा बोल दूं क्या, z इज लेस देन -1। सर z इज लेस देन -1, अब इसकी प्रोबेबिलिटी वो ग्राफ से निकालना रहता है, लेकिन बेसिकली हमको क्वेश्चन में हमेशा क्या करी जाएंगी, वो दी जाएंगी। तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में इसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दी गई है, ये देख लो -1 की प्रोबेबिलिटी। तो -1 हमारा आंसर आया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1587। बेसिकली हमको एरिया निकालना पड़ता है जाके, अगर आप प्रैक्टिकली आपको मैं बोलूं तो हमको एरिया निकालना पड़ता है जाके, कहाँ पे सर, ये ग्राफ की मदद से। बट हमारे पेपर की अगर एंगल देखे जाए तो ये यहाँ पे एरिया वेरिया निकालने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर हमारे पेपर के हम एंगल देखें तो हमारे को यहाँ पे एरिया वगैरह कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बच्चे लोग मेरे को बोलते कि सर एरिया वेरिया निकालने में बता देते, हम वही निकाल लेते। तो मैं बोल रहा हूँ ना, ज़रूरत ही नहीं है तो फिर क्यों दिमाग लगाना है। क्लियर, ये देखो ये पूरा टेबल है। तो बेसिकली इंस्टीट्यूट वाले इतने अच्छे लोग हैं, वो बेचारे बोलते हैं कि हम तुमको प्रिंट करके देते हैं ना, काहे दिमाग लगा रहे बोले तुम जीवन में इतना, ठीक है ना, हम तुमको दे देंगे बोले प्रिंट करके, तुमको सिर्फ सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। क्लियर। अब पता तुम्हारे को क्या होगा, कई बार इस तरीके से होगा कि इनमें से एक हानि वैल्यू नहीं दी जाएंगी और बाकी वैल्यूज की मदद से तुमको वो वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। सो बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तुम ये फॉर्मूला अच्छे से अपने दिमाग में क्या कर लो, बैठा लो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी कहाँ पे पढ़ चुके हैं, डिस्पर्शन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये प्रॉपर्टी कहाँ पे हम पढ़ चुके हैं, डिस्पर्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो वो प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी आपके दिमाग में होंगी, क्योंकि ये चीज़ हम कहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्पर्शन में पढ़ चुके हैं। दूसरा वाला देखना है तो अबाउ 700 है। अब सब अबाउ 700 है तो किस तरीके से डील करेंगे सर, वही, कोई फर्क नहीं होने वाला है, सेम तरीके से फॉलो करना है। एक वो भी करा के दे देता हूँ, अबाउ 700 कितना है 700। सो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, अगर आप देखोगे तो P ऑफ X इज ग्रेटर देन 700, तो P ऑफ Z is greater than x minus mu अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो z इज ग्रेटर देन 700 माइनस 800 अपॉन 200, 700 माइनस 800 अपॉन 200। सो आंसर इज z इज ग्रेटर देन -0.5। तो z इज ग्रेटर देन -0.5। तो -0.5 की वैल्यू क्या है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 0.3085। तो योर आंसर इज 0.3085। सो योर आंसर इज 0.3085। तो भाई साहब जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि माय आंसर इज 0.3085, तो वो थोड़ा सा इस केस में गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सर ग्रेटर देन 1 जब भी रहेगा तो आपको यहाँ पे ऑलवेज ये करना पड़ेगा। ये तो आपका आ गया, लेकिन अब यहाँ से आपकी पिक्चर थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। वो बोल रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो वो बोलता है कि आपको अब आंसर निकालने के लिए 1 माइनस 0.3085 करना पड़ेगा। तुम पूछोगे सर ऐसा क्यों, तो सर ऐसा इसीलिए क्योंकि ग्रेटर देन है, तो 0.6915 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बच्चे झोल कर डालते हैं। तो ये वैल्यू दी हुई है 3085। सर ऊपर वाले में तो नहीं करे, क्योंकि ऊपर वाले में अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेस देन था, तो वहां जरूरत नहीं थी। यहाँ ग्रेटर देन है तो यू हैव टू डिडक्ट दैट पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 1। तो 1 में से आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। क्लियर। सो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये आंसर आ गया। 2 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं भाई साहब, वो बताने की जरूरत नहीं है, सेम लाइन्स पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, wages of a worker are normally distributed with a standard deviation of 100. Probability that workers gets less than, देखो मैं चाहता तो ये चैप्टर 2 मिनट में छोड़ सकता था, यानी ये पर्टिकुलर पार्ट या नहीं डालता, ये नॉर्मल नहीं लेता, बट मेरा हमेशा मानना है कि मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, बार बार इसलिए बोलते रहता हूँ ये बातें ताकि तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ बैठ जाए, भाई साहब छोड़ना नहीं है, जितना बताया उतना चैप्टर करना ही करना है, छोड़ के जाना नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, कई लोग तो इतना लंबा लंबा पेल पेल के पढ़ाते हैं साइंस वालों के सहसा, और बच्चा क्या करता है आखिरी में, एट दी एंड, मतलब 90% बच्चे, 10% छोड़ो, 95% इवन बच्चे इसको क्लियरली स्किप कर देते, क्लियरली, ठीक है ना, पूरा का पूरा चैप्टर। मैं बोलता हूँ पगला गए हो क्या भाई, स्टैट्स में एक भी चैप्टर स्किप करने लायक नहीं है, ठीक है ना। हमेशा याद रखना, भली थोड़ा तो थोड़ा पार्ट।
वेजेस ऑफ अ वर्कर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यही से समझ में आ गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन 100 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी दैट वर्कर्स गेट लेस देन 300 इज 33%, उसने निकाल के दे दिया तुम्हारे को प्रोबेबिलिटी। वो बोल रहा है वर्कर्स गेट 300, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 33% है। 33% है, वो किसकी प्रोबेबिलिटी बोल रहा है? वर्कर्स गेट 300 के नीचे। अभी तुमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या निकाले? प्रोबेबिलिटी निकाले। यहाँ पे वो ऑलरेडी तुमको क्या निकाल के दे रहा है? प्रोबेबिलिटी निकाल के दे रहा है। अब तुमको वो क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो तुमको पूछ रहा है व्हाट इज द मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आई बात? क्लियर हो गया नहीं हो? तो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन? व्हाट इज द मीन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन? क्लियर सर? बहुत चिल्लर, बहुत मतलब इससे चिल्लर दुनिया में कुछ नहीं है सर। आप चिल्लर चिल्लर बोलते रहते हो लेकिन है नहीं चिल्लर सर। ठीक है, देख लेना, तुम देख लेना, मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं कुछ। z इज लेस देन x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है? 100। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तुमको 100। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। अब वो उसने क्या बोला तुम्हारे को? प्रोबेबिलिटी निकाल के दे रहा है वो कितनी? 33%। ये 33% को मैं 0.33 बोलूँ तो कोई दिक्कत है क्या? तुम देखोगे तो 0.33 बोलूँ तो कोई दिक्कत है क्या? अब तुम अगर क्वेश्चन पे नजर घुमाओगे तो 0.33 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू उल्टा जा रहे हैं ना, क्योंकि हम यानी z की वैल्यू अभी तक हमको दी हुई रहती थी और z की वैल्यू आने के बाद हम क्या करते थे? दूसरा निकालते थे। यहाँ पे हमारे को प्रोबेबिलिटी निकाल के दी हुई है, प्रोबेबिलिटी से हमको उल्टा जाना है z की वैल्यू पे। तो 33% की वैल्यू कितनी दी हुई है z के फॉर्म में? 0.44 माइनस 0.44। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? माइनस 0.44 मैं ऐसा बोलूँ, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। इज इक्वल्स टू माइनस 0.44 इज इक्वल्स टू x माइनस कितना है? म्यू तो निकालना है ना, x नहीं, x कितना है? x तो हो गया 300। सर कैसे? क्वेश्चन में दिया हुआ है सर 300 माइनस म्यू अपॉन 100। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे को एक बात बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने 33% की वैल्यू जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, z की वैल्यू 0.44 माइनस 0.44 उसको लिख दिया। अब उठा के इनको साल करना है तो कोई रॉकेट साइंस हो जाएगा कि ये इधर चले जाएगा लपक के, तो ये माइनस 44 हो जाएगा इज इक्वल टू 300 माइनस यू। तो देयरफॉर अगर आप देखोगे तो म्यू इज इक्वल्स टू यू, मतलब म्यू वाला म्यू इज इक्वल्स टू इधर जाएगा ये 300 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई साहब 44। क्लियर? तो देयरफॉर आंसर इज म्यू इज इक्वल्स टू 344। क्लियर? तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आया तो उल्टा भी जाना आपको आना चाहिए। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आया तो आप ये भी सॉल्व कर पाओगे। वेजेस ऑफ अ वर्कर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन दिया हुआ है 172। प्रोबेबिलिटी फिर निकाल के दी हुई है। अब बस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मतलब अब वही 69.50 की वैल्यू दी हुई है 0.51। अब 0.51 को ध्यान में रखते हुए आपको उल्टा जाके म्यू की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर नीचे वाले 2 क्वेश्चन आपके हैं, होमवर्क। क्लियर? पेपर में भी इसी टाइप के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो ये फॉर्मूला अगर नॉर्मल का इतना सा याद रख लिया ना भाई, इसमें और भी है, मैं बताऊंगा ना मॉड्यूल में जाओगे तो 2-4 चीज़ें और मिलेंगी, मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, बट कोई नीड नहीं है। ठीक है ना? जो छोड़ के जाते हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ ये पढ़ लेना जितना मैंने पढ़ाया। ठीक है ना? तो डोंट टेक कि सर वो भी ले सकते थे, ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं है ना। नहीं लेता हूँ मैं, 1 मार्क का खुलेआम छोड़ता हूँ। नहीं, मैं 39 मार्क का ही पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा 40 मार्क्स का, क्योंकि मेरे को मालूम है 40 मार्क्स तब स्कोर 40 में तो 40 तब स्कोर कर पाओगे जब ढंग से पता होगा। नहीं तो क्या होगा ना, वो 1 मार्क के चक्कर में वो ग्राफ से वैल्यू निकालो, वो मगजमारी करो, वो लंबे लंबे लेके जाओ, वो सब करो, उस चक्कर में तुम छोड़ के आ जाओगे, तो मतलब ही नहीं आता ना वो फिर सर्कस करने का। क्लियर होगी बात? तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है ना? तो नॉर्मल में इतना ही पढ़ना जितना मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल तुम्हारा पूरा तरीके से क्या होता है, कंप्लीट होता है। और गाइस जितना मैंने पढ़ाया ना उसमें से कुछ भी मत छोड़ना। तो अगर मान लो पूरा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 3-4 मार्क का आता है, ठीक है ना, तो वो 3-4 मार्क का अगर हमारे पढ़े हुए में से आ गया तो पूरे 3-4 मार्क तुम्हारे हैं। नहीं तो पूरा थ्योरेटिकल छोड़ के जाओगे तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी जिंदगी की कर बैठोगे। क्लियर? ओके गाइस,
सो वैसे तो कोर्स ख़त्म हो गया यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा मॉड्यूल पे आ जाता हूँ मैं। मॉड्यूल एक मिनट, एक सेकेंड भाई साहब, 21 सेकेंड, अच्छा 2 सेकेंड है तो बस। प्यार दिया धोखा, ये देख लो, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा का है इसके अंदर भाई साहब। ये थेरी वेरी आप रीड कर सकते हो, इसमें मेरे को नहीं लगता कुछ काम की चीज़ें है, ठीक है ना, आप रीड कर सकते हो, पेपर में आता है, बट सर थेरी नहीं, बट ये इस तरीके की चीज़ें। देखो एक एक करके मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा प्लीज़, अगर आप लोगों को डाउट्स होंगे तो भी क्लियर हो जाएंगे। देखो अगर हम ब्रॉडली बात देखें तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला पार्ट तो भाई डेटा कलेक्शन का ही आता है ना। तो कलेक्शन ऑफ डेटा, दो टाइप के कलेक्शन ऑफ डेटा होते हैं, एक प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डेटा, एक सेकेंडरी कलेक्शन ऑफ डेटा। सर प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, सर सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? सर अगर आप प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डेटा की बात कर रहे हो तो प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब होता है आप डायरेक्टली कहीं पे जा रहे हो और डायरेक्टली जाके उनसे इंटरव्यूज ले रहे हो, वहीं से डायरेक्ट सोर्स से ही, जो सोर्स है डेटा का, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, डेटा को हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं जहां से हमको जानकारी मिल रही है। तुम आए, तुमने डायरेक्टली मेरे को ही पूछ लिया कि सर आपके कितने बच्चे पास हुए थे, मैंने बोला भाई 1000 थे, 1000 में से कुछ 700-800 लोग पास हुए थे, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डेटा। अब तुम क्या कर रहे हो, मेरे से नहीं पूछते हुए किसी और से, अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो, अरे वो सूरज पढ़ाता, बोले उसके कितने बच्चे पास हुए, तो वो अपनी तरफ से नमक मिर्ची लगा के और बता रहा है कुछ, तो दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। अच्छा ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, कई बार कोई बुक्स वगैरह को भी रेफर करते हैं, वहां से भी हम डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मोड ऑफ डेटा। क्लियर? तो इसमें से मैं वही बता रहा हूं जो हमने शायद ना देखे होंगे अभी तक, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, देखो हमने डेटा कलेक्ट कर लिए, डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या होता है, हम उसको क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सर क्लासीफाई करने का मतलब होता है बांटना। आपने डेटा कलेक्ट कर लिया कि हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन है 135 करोड़, अब वो 135 करोड़ पॉपुलेशन से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं निकल सकती, वो तो एक सिंपली डेटा है, हमको तो डेटा को इंफॉर्मेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या करे, हमने उसको क्लासीफाई करे कि भाई हमारी कंट्री में 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, 135 करोड़ की पॉपुलेशन में से 50% मेल है, 50% फीमेल है, वो थोड़ा फर्क है लेकिन मान लो, ठीक है ना, 50% फीमेल है, 50% मेल है। अच्छा उसको और हमने क्लासीफाई करे, जो मेल है उसके अंदर से इतने लिटरेट है, इतने इलिटरेट है, फीमेल में से इतने लिटरेट है, इतने इलिटरेट है। अच्छा उसके अंदर हमने और क्लासिफिकेशन करे, उसका बंटवारा, बांटना, दैट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जो लिटरेट है उसमें से ग्रेजुएटेड कितने, नॉन ग्रेजुएटेड कितने, फीमेल लिटरेटेड जिसमें से ग्रेजुएटेड कितने, नॉन ग्रेजुएटेड कितने, तो दिस आर कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब ये मालूम पड़ गया कि कितने ग्रेजुएटेड है, कितने नॉन ग्रेजुएटेड है, इससे हम एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी बना सकते हैं क्या? हाँ। तो बेसिकली हमने डेटा के फॉर्म, डेटा को और क्लासिफाई करके उसके अंदर से इंफॉर्मेशन क्या कर ली, निकाल ली। अरे गेटिंग माय पॉइंट? अरे यस और नो आया ना, बोलो। अच्छा उसको प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, आप उसको टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, आप चाहो तो उसको टेक्सचुअल फॉर्म में, पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज टेक्सचुअल। आप चाहो तो ग्राफिकल फॉर्म में उसको क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन। अब तुम कुछ समझ के देख लो, प्रेजेंटेशन काहे में अच्छा लगता है? सर मेरे नॉलेज में तो टेबुलर या ग्राफ फॉर्म में ज्यादा अच्छा लगता है रेदर देन पैराग्राफ फॉर्म। तुम कभी कोई कंपनी में काम करने जाओगे तो वहां पे तुम्हारे मालिक ने बोला एक काम करना, मेरे को ना यार तू पिछले 10 साल का डेटा लाके दे प्रॉफिट का, तो पिछले 10 साल का जो डेटा वो लाके दे, बोले प्रॉफिट का, तुम्हारे मालिक ने बोला, तुम गए वहां पे पैराग्राफ पूरा लिख के, उसने कान के नीचे तुमको 2 बजाना है। तुम टेबुलर में गए, अच्छा लगेगा उसको, कंपेयर कर पाएंगे कि पिछले बार से अभी बढ़ा है या कम हुआ है। तुम टेबुलर में ना जाते हुए काय में गए, ग्राफ फॉर्म में लेके गए, तो भाई वो तो बम खुश, कंपैरिजन बहुत आसान हो गया। सो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हाउ यू प्रेजेंट, बिकॉज जितना अच्छा प्रेजेंटेशन मतलब अच्छी हैंडराइटिंग नहीं होती है, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है इस तरीके से तुम डेटा को दिखाओ, लोगों को समझाओ, बोलो कि उनको तुमसे पूछने की जरूरत ना पड़े, वो खुद वो अच्छे से उसको क्या कर सके, पढ़ सके, प्लस
पढ़ने के अलावा वो उसके अंदर से कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सके। इफ वही डेटा अगर पैराग्राफ फॉर्म में रहता है तो वो उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन उससे नहीं निकाल पाता जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन वो कहां से निकाल पाएगा, जब वो ग्राफ या टेबुलर फॉर्म में रहेगा। क्लियर? इसमें ना एक चीज में तुमको याद रखना है, मैं इसलिए ये चैप्टर खोला है एक्चुअली, ये पेपर में कई बार पूछिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेरे को नहीं आता, तुमको आता है ना, इतने बॉयज है इतने गर्ल है, मेरे को आता ही नहीं है, तुमको मालूम है ना फ्रीक्वेंसी ये बाउंड्री वाउंड्री क्या होती है, मेरे को आता ही नहीं है सब, तुमको आता है तो तुम पढ़ लेना। एक बस यहाँ पे टेबल वाला ये सब ग्राफ रफ है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं वहाँ पे जो हमारे ग्राफ काम के हैं, कौन से वाले, मीडियन वगैरह में, याद आ रहा है ना? हाँ, और एक लॉरेंस का वहाँ पे हमने, एक मिनट, एक मैं बस बोलूँगा आपको, वो डब्बा याद कर लेना, वो समझा भी देता थोड़ा सा, उससे की पॉइंट रिलेट। हाँ ये देखो, ये एक पैराग्राफ दिख रहा है, टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड टेबुलेशन। ये टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन इससे रिलेटेड एक खांदी बार एमसीक्यू पूछा गया हुआ है, ठीक है ना? तो वो मेरा फर्ज बनता है कि आपको बता दो किस तरीके के एमसीक्यू इसमें से पूछते हैं। भाई साहब इसमें से आपको ना कुछ चीजें की जानकारी होना बहुत जरूरी है। सर कैसे? देखो क्या बोलते हैं, टेबुलेशन में बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल हैविंग अ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम विद रेफरेंस टू टाइटल रोज एज वेल एज कॉलम फुटनोट्स। एक टेबल के अंदर रोज रहती है, कॉलम्स रहते हैं, फुटनोट्स रहते हैं, किससे रिलेटेड वगैरह है, ठीक है ना? तो उसके अंदर सारी चीजें आपको समझा रहा है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके अंदर का टाइटल। जो भी आप क्या देख रहे हो, टेबल बना रहे हो, तो वो टेबल किससे रिलेटेड है, वो टाइटल ऊपर जो आप लिखते हो तो उससे मालूम पड़ जाता है। अगर आप नीचे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टाइटल हमने लिखा हुआ है कि किससे रिलेटेड टाइटल है, ठीक है ना? उसकी अगर आप आगे बात करोगे तो वहाँ पे एक और चीज होती है, एक कहलाया जाता है कैप्शन। देखो टेबल्स इज डिवाइडेड इनटू सम पार्ट्स, दैट इज कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब एंड बॉडी। अब व्हाट इज मीन बाय कैप्शन, बॉक्स हेड, स्टब, बॉडी? पेपर में पूछा जाता है इसलिए समझा दे रहा हूँ। कैप्शन का मतलब होता है जो कॉलम होता है, ठीक है ना? कॉलम्स जो होते हैं, इस तरीके से हम जो कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है ना, वो कॉलम्स की जो हेडिंग होती है, से दिस इज कॉलम, तो यहाँ पे कॉलम दिख रहा है आपको, तो ये एम जो है, दिस एम इज नथिंग बट कॉलम की हेडिंग। दिस एफ जो है, दिस इज नथिंग बट कॉलम की हेडिंग। दिस नॉन मेंबर, दिस इज नथिंग बट कॉलम की हेडिंग। सो जो कॉलम की हेडिंग्स होती है दैट इज कॉल्ड एज कैप्शन। तो सी फॉर कैप्शन, सी फॉर कॉलम, सी फॉर कैप्शन, सी फॉर कॉलम, ठीक है ना? तो कॉलम हेडिंग इज कॉल्ड एज कैप्शन। दूसरा होता है स्टब। स्टब इज नथिंग बट कॉल्ड एज रो की हेडिंग। इफ यू सी दिस 2009, तो 2009 ईयर में मेल जो थे वो 3900 थे, फीमेल जो थी वो 300 थे। तो बेसिकली 2009 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो की हेडिंग। इफ यू सी ऊपर वाला मेल, तो मेल जो है वो कॉलम की हेडिंग को शो कर रहा है, एंड 2009 जो है ये किसकी हेडिंग को शो कर रही है, ये 2009 जो है ये किसकी हेडिंग शो कर रही है, रो की हेडिंग को। तो रो हेडिंग इज कॉल्ड एज स्टब एंड कॉलम हेडिंग इज कॉल्ड एज कैप्शन, ठीक है ना? और इसके अंदर ये जो टाइटल बॉडी दी हुई है 3900, 300, 4200, 300, बेसिकली दीज आर कॉल्ड एज बॉडी। अंदर का जो डेटा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बॉडी। पेपर में पूछते भाई इसलिए बता दिया, ठीक है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट ये तो कई बार टेबल के नीचे फुटनोट लिखा जाता है, कुछ इससे रिलेशन, सोर्स भी लिखा जाता है। सोर्स का मतलब होता है भाई कहां से लाए तुमने टेबल, ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली तुम्हारे को। अब ये तो सोर्स नहीं है क्योंकि ऐसी वालों ने खुद ने एग्जांपल ड्राफ्ट किए, तो इसलिए कोई सोर्स वोर्स नहीं है यहाँ पे उनका। अगर मान लो कोई डेटा कहीं से आया था तो सोर्स भी यहाँ पे क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज समथिंग जो टेबल से रिलेटेड है। देखो तो ये पेपर में बहुत बार पूछी गई है, कैप्शन, स्टब, बॉक्स हेड और बॉडी, ठीक है ना? तो पेपर में पूछे, इसलिए ये पार्ट 2 भी चैप्टर में अच्छे से पढ़ लेना। बाकी तो तुमको सब आता है, इसमें चिल्लर है। क्योंकि देखो यार मैंने ऑलरेडी जब हम पढ़ते गए ना, तो मैं पढ़ते गए तो उसमें से जितनी चीजें रिलेवेंट थी मैं बोलते गया, बढ़ाते गया। नहीं तो मैं पहली बार में ये चैप्टर चालू करता ना, ताकि तुमको दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट टाइम पे मैंने चैप्टर क्यों नहीं चालू करा, मेरे को मालूम था कि उस समय करूंगा तो सो जाऊंगे, इसीलिए इसको आखिरी के लिए रखा। तो तब तक हम सारा क्या कर चुके होते हैं, इसमें से पढ़ चुके होते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब ये चैप्टर से रिलेटेड मैं बोलूंगा कि तुम थ्योरी 1-2 बार पढ़ लेना। थ्योरी से ज्यादा यहाँ पे तुम जितने ये चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करोगे, ठीक है ना, मॉड्यूल के, उतना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आपको एक चीज मैं बताता हूँ, इसके अंदर थ्योरी से ज्यादा एमसीक्यूज में कुछ नयापन दिया हुआ है, नई चीजें दी हुई जाती है, ठीक है ना? तो एमसीक्यूज ये चैप्टर के आप मॉड्यूल के पूरे कंप्लीट कर लेना, सी सेक्शन को छोड़ के, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। 5-5 मार्क के क्वेश्चन तुम्हारे को पेपर में थोड़ी ना पूछेंगे वो, तो ए बी अगर है और आगे के जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है उसमें तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ना भी जाए, में डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है ना? ना भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो नहीं जाए तो वो समझ लेना या तो मेरे से पूछ लेना, ताकि तुम्हारे को क्लैरिटी हो जाए। समझ में आई बात? तो यहाँ पे थ्योरी 1 से 2 बार रीड कर लेना ये चैप्टर की, 2 बार थ्योरी रीड करने के बाद एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करना। क्योंकि उसमें से क्या होता है ना, कुछ 4, 6, 10, 20 एमसीक्यूज ऐसे मिलेंगे जिससे तुमको लगेगा अरे तो हमको पता ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या दिया हुआ है, तो वो तुम्हारे को वो चीज वहीं पे समझनी पड़ेंगी एमसीक्यू में, ठीक है ना? तो डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट। तो 1 से 2 बार रीड करोगे तो
आप उसके साथ क्या हो जाओगे, फ्रेंडली हो जाओगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आई बात? थैंक यू सो मच गाइस, ये सफ़र आप लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा। कुछ अगर गलती हो गई होंगी तो माफ़ कर देना, थोड़ा गले के चक्कर में, तबियत के चक्कर में आखिरी चैप्टर लेट डालने में आ गया, तो सॉरी फॉर दैट। बट फिर भी अभी भी काफ़ी टाइम है एग्जाम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, बाय 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 बाय। यहाँ पे आपका स्टैट्स पूरी तरीके से खत्म होता है।